कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको बीपीएससी जो कि टीचर के लिए बहाली निकला है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करना है कि जो बीपीएससी कंडक्ट करवा रही है, जो प्रधान टीचर की बहाली है, अध्यापक की, प्रधान अध्यापक और हेडमास्टर का, तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सके, जिसमें आप 100+ स्कोर कर सकते हैं। तो उसको जो है आप किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे कि आपके लिए वह आसान हो जाएगा, तो वही चीज़ को लेकर के मैं आया हूं आपके बीच में। तो सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री शुरुआत करूंगा। देखिए जीके जीएस सेक्शन से आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसमें आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, तो बहुत सारे सेक्शंस हैं जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका जो सेक्शंस होगा वो आपके पूरे जीके जीएस से रहेंगे और कुछ सेक्शंस आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि उसमें जो है आपके क्या क्या सेक्शंस होंगे वो मैं आपको समझा देता हूं कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 150 रहेगा। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 150 रहेगा। और 150 को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक बीपीएससी का जो पैटर्न है जीके जीएस के एग्जाम का, वही मिलता जुलता आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और दूसरा जो 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके लैंग्वेज पेपर से रह सकता है, हिंदी हो, इंग्लिश हो। ठीक है, साथ साथ आपके जो 30 क्वेश्चन के आसपास जो है वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपने पढ़ा होगा, बाल मनोविज्ञान, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो ये दोनों सेक्शंस आपको अच्छे से करना है। अगर आप जीके जीएस में अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो इधर के सेक्शन में अगर आप 50 में 30 to 35 भी कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर के हम एक जो लगातार आपके लिए जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें यही सिलेबस कवर होगा। सबसे पहले हम आपको हिस्ट्री कवर करेंगे और हिस्ट्री आपका ज़्यादा नहीं, 10 से 12 लेक्चर में आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी को लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगा। और साथ साथ फिर इसी प्रकार से पॉलिटी का, फिर इसी प्रकार से ज्योग्राफी का 12, 10, 12 इस प्रकार से वीडियो बना करके टोटल लगभग 70 to 80 वीडियो लेक्चर में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहेंगे तो टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। इसके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जाएगा जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न होगा। ठीक है, जो ऑफलाइन देना चाहते हैं वो ऑफलाइन भी दे सकते हैं। उसके लिए मैं OMR साथ साथ क्वेश्चंस पेपर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूंगा। क्योंकि कोरोना काल है, अब मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ से आप जो है आराम से पढ़ें घर पे बैठ करके और हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए और किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करना है वो हम पर छोड़ दें। हम आपको पूरा सिलेबस जो है कवर करवाएंगे। ठीक है, चलिए आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चूंकि समय महत्वपूर्ण होता है, बातें कम ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। साथ साथ बीच बीच में जो वीडियो लेक्चर होगा उसी में मैं बातें भी करूंगा कि किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है। चलिए ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ये हिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और खास करके जो बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे मेंस प्री सब जगह यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप बिहार टीचर के लिए एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चंस हड़प्पा सभ्यता के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह ऊपर में मेरा एड्रेस है www.competitionhub.org.in। इस साइट पे जा करके आप जो है स्टडी मटेरियल भी, इसके जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका PDF, वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज, ये सारे हमारे साइट पे अवेलेबल हैं। आप वहां से परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या है तो इसके बारे में समझेंगे। जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं, हड़प्पा एक जगह का नाम है। ठीक है, और वो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा क्यों नाम दिया गया। देखिए इतिहास में एक जो है पद्धति है, एक प्रक्रिया है जिसमें जो शहर पहले खोजा जाता है उसी के जगह
के नाम से उस ऐतिहासिक स्थल का नाम पड़ता है, उस काल का नाम पड़ता है। तो इसलिए हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया और वो खोजा गया 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया, जिस कारण से हम इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। वास्तव में ये हड़प्पा एक जगह का नाम है। ऐसे इस सभ्यता को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये सारी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और जो अन्य 7 नदियां हैं, सप्त सैंधव प्रदेश, उस क्षेत्र में यह सभ्यता का जो है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैलाव हुआ था। इसलिए सिंधु की सहायक नदियों के किनारे ये फला फूला है सभ्यता। आपने पढ़ा होगा कि विश्व की 4 जो प्राचीनतम सभ्यता है उसमें से सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन है। ठीक है, और वो हम लोग के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वह भारत की सभ्यता है, हमारे देश की सभ्यता है और यहीं से हमारी सभ्यता का विकास हुआ है, तो इसलिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता यहां पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अब कहिएगा 4 कौन कौन से है? तो आप अगर नाम जानते हैं तो सबसे पहले आपको पता होगा, तो सबसे पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा आपका चीन में हुआंगहो नदी घाटी सभ्यता, जिसको पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, हुआंगहो नदी घाटी सभ्यता। तीसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। चौथा है नील नदी की देन जो मिस्र है, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, नील नदी के किनारे विकसित हुई, तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, हुआंगहो नदी घाटी सभ्यता। ये 4 विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता है। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है और यह विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जिसका विकास भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। ठीक है, चूंकि उस समय मानवों द्वारा कांसा धातु का प्रयोग, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, सबसे पहला युग जो होता है वो आपका पाषाण काल होता है। पाषाण काल के बाद जो है, पाषाण काल के बाद आपका जो धातु युग में आता है उसमें ताम्र युग हम लोग पढ़ते हैं। ताम्र युग के बाद जो आता है, और ये आप पढ़े होंगे, तो ताम्र युग लगभग 3000 ईस्वी पूर्व तक चलता है। उसके बाद जो एक युग आता है जब मनुष्य ने कांसे का खोज किया था, तो वह युग कांस्ययुगीन सभ्यता कहलाती है। तो कांसा जो बनता है वो तांबा और टीन का मिश्रण होता है। क्या चीज का मिश्रण होता है? तांबा प्लस टीन का मिश्रण होता है। देखिए, चूंकि उस समय मानवों के द्वारा कांसा धातु का प्रयोग औजारों के निर्माण में किया जाता था, इस कारण से इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्यों जाना जाता है आप समझ गए, चूंकि उस समय सबसे ज्यादा कांसे के वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा था, कांसे के बने जो भी औजार हुआ करते थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आइए, देखिए लिखा हुआ है, चूंकि इसका क्षेत्र सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे बसा था, जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया क्यों सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, किस कारण से कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं, और किस कारण से हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, यह भी आपको पता चल गया। अब इसके विकास को हम देखेंगे, किस क्षेत्र में यह फैला, और इसका जो चौहद्दी है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सबसे उत्तर में क्या है आपका मांडा है, और दक्षिण में सबसे दैमाबाद महाराष्ट्र है। ठीक है, और दैमाबाद महाराष्ट्र जो है परवार नदी है वहां किनारे बसा हुआ है। मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके बाद उत्तर में आप देख सकते हैं, उत्तर में आपका जो है मांडा जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी, दक्षिण में आपका दैमाबाद महाराष्ट्र में है, और आपका पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो कि हिंडन नदी के किनारे है, और आपका पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे बसा हुआ था। बलूचिस्तान अभी आपने नाम सुना होगा, कई बार चर्चा में रहता है। तो पाकिस्तान का एक जो है स्टेट है बलूचिस्तान। ठीक है, वहां पे विद्रोही बार बार जो है पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते रहते हैं बलूचिस्तान। तो दास्क नदी के किनारे ये सुतकांगेडोर जो स्थल है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, वो आता है। ठीक है,
तो ये आप देखेंगे कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ये फैलाव इसका हुआ है। आप देख सकते हैं, ये आप भारत का जो है आप इधर से ले सकते हैं, ये देखिए आपका गुजरात का पार्ट है, तो ये कैसे फैला हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये जो आप दिख रहा है आपको, ये सारा पाकिस्तान का पार्ट है। तो पाकिस्तान में आपको यहाँ पे सुद कांगडोर बलूचिस्तान ये है, जो कि भारतीय मैप पे अगर देखें तो आपके पश्चिम में पड़ता है। उत्तर में आलमगीरपुर जो यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर में मांडा है और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र है। ये एकदम चौहद्दी बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर पूछे कि इसका जो आकृति किस प्रकार से था, तो इसका त्रिभुजाकार, जनरली आप देखिए तो इस प्रकार से आपका जो है आकृति बन रहा है, यानी त्रिभुजाकार आकृति था। और ये लगभग 13 लाख भी बोल सकते हैं या 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैलाव था, यानी कोई छोटा सा क्षेत्र नहीं था, एक विशाल क्षेत्र को घेर रखा था यह सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये सबको हम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं, जो खुदाई हुई, जो उसमें पुरातात्विक स्रोत मिले, वो सब मिलते जुलते थे, यानी सभी लोग जो थे एक दूसरे से जुड़े थे, इसलिए सभी जगह के जो सभ्यता है कुल मिलाकर के सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत रखी गई है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हम सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फालतू, नो बकवास, नो फालतू चीज आपको बताएंगे, जिससे कि आपके मन में हिस्ट्री के प्रति या किसी अन्य सब्जेक्ट के प्रति जो है थोड़ा सा बोझल भाव आ जाए, ठीक है। तो इसको आसानी से करेंगे। मेन आप जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा एक बार आप पढ़ लीजिए। लूसेंट ऑब्जेक्टिव जरूर बुक रखिए, उसको आप एक बार देख लीजिए, बना लीजिए, या मैं जो ऑब्जेक्टिव भी करवाते रहूंगा, एक लेक्चर आपके थ्योरी के होंगे, दूसरा लेक्चर उसी के ऑब्जेक्टिव के होंगे, तो आप उससे भी कर सकते हैं। इस क्षेत्र में बसे 7 सैंधव स्थलों को क्या चीज की संज्ञा दी गई है? नगर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो ये जो नगर हैं, तो सबसे पहला नगर कौन सा है वो देखिए। सबसे पहला नगर है हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में अगर पूछेगा तो क्या क्या पूछ सकता है, देखिए। एक क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान क्षेत्र कौन सा है वो, दूसरा उत्खननकर्ता कौन थे, तीसरा कब खोजा गया, चौथा आपका प्रमुख नदी किस नदी के किनारे है, पांचवा विशेषता और साक्ष्य क्या है, क्या क्या वहां से मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां देखिए, इस क्षेत्र में बसे 7 सैंधव स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है, और सबसे पहला नगर है हड़प्पा। तो वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? साहिवाल जिला, जो कि पाकिस्तान में, अभी वर्तमान में अगर पूछे हड़प्पा कहां आता है तो पाकिस्तान में आता है। उत्खननकर्ता जो इसकी खुदाई किए थे सर्वप्रथम, उसके हेड कौन थे? यहाँ पे राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे, तो राय बहादुर दयाराम साहनी, नाम नहीं भूलना है आपको। उसके बाद है वर्ष, किस वर्ष खोजा गया था? 1921 ईस्वी में। इसके बाद मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में। उससे पहले 1921 में आपका सर्वप्रथम शहर जो है हड़प्पा ही खोजा गया। आप पीछे के जो साइड इमेज में आप देख सकते हैं किस प्रकार से घर, लोग 1 मंजिला 2 मंजिला मकान है, किस प्रकार से नालियां बनी हुई है, लोग जो है सड़क के किनारे नीचे में किस प्रकार से जो आप देख सकते हैं बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, पक्के ईंट के मकान बने हुए हैं, रास्ते एक दूसरे को समकोण पे काट रही है। तो ये सब विशेषताएं हैं, ठीक है। विशेषता में अंतर्गत यहाँ पे जो हमें खुदाई में मिला है वो कांस की गाड़ी मिली है, जो बच्चे के खिलौने टाइप के हैं, कांसे के। मछुआरे का चित्र मिला है, शंख के बैल बनाए हुए जो कि खिलौना है, कांसे के दर्पण मिले हैं जिसमें लोग अपना चेहरा देखते होंगे, ठीक है। तो ये सारे पूछ सकता है कि कांस्य का दर्पण किस शहर में मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के, तो वहां आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। सर्वप्रथम किस शहर को खोजा गया? तो हड़प्पा को, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं हड़प्पा से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब है मोहनजोदड़ो, ये मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को हम क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब खुदाई हुई तो बहुत सारे यहाँ पे नरकंकाल मिले, जिस कारण से इसको मृतकों का टीला कहा गया। ये माना जाता है कि उस समय का सबसे बड़ा शहर होगा। जिस प्रकार से वर्तमान में अगर दिल्ली महानगर है, उसी प्रकार से उस सभ्यता की जो महानगर होगी वो मोहनजोदड़ो थी। ऐसा जो खुदाई में पुरातात्विक जो स्रोत मिले हैं उससे पता चलता है। वर्तमान क्षेत्र अभी भी जो है इसका लरकाना जिला पाकिस्तान, लरकाना जिला कहाँ? पाकिस्तान में पड़ता है। और उत्खननकर्ता कौन थे? तो राखाल दास बनर्जी। कौन थे? राखाल दास बनर्जी, जिन्होंने 1922 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज की थी, ठीक है।
प्रमुख नदी सिंधु नदी के किनारे, जबकि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है हड़प्पा और आपके मोहनजोदड़ो में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे बसा शहर मोहनजोदड़ो था, ठीक है। तो सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो और रावी हड़प्पा के किनारे था, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, ये एकदम याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक मोहनजोदड़ो मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन का, वो भी देख सकते हैं, उस समय के बारे में आपको कुछ जानकारियां ज्यादा मिल सकती है उस मूवी में, ठीक है। अब है विशेषता क्या थी? सबसे बड़ी विशेषता वहां मिली है, विशाल स्नानागार मिले, ठीक है। विशाल स्नानागार मिले, आगे स्नानागार की चर्चा करेंगे, जो कि उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी, जल निकासी की व्यवस्था थे, कुआं से यहां पे जल भरा जाता था, ठीक है। तो यहां पे आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। दूसरा सभा भवन मिले, जहां पे जो उच्च वर्ग के लोग होंगे, जो प्रशासनिक इकाई होगी, वो वहां पे सभा में भाग लेते होंगे। और तीसरा अन्नागार मिला है, ये भी आपके विशाल रूप में जाने जाते हैं, वहां पे बड़े बड़े अन्नागार मिले, जहां पे अनाज को रखा जाता होगा, यानी इसकी इकोनॉमी सरप्लस होगी, यानी लोगों को खाने से ज्यादा अनाज होते होंगे, इस बात का सूचक है, ठीक है। तो अन्नागार, विशाल स्नानागार, ठीक है, और सभा भवन, ये तीन चीज एकदम याद रखना है। कहां से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, चौहंद्रो। चौहंद्रो देखिए वर्तमान सिंध पाकिस्तान में ही है, और इसके उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके और एनजी मजुमदार हैं, दोनों मिलकर के किए हैं, ठीक है। और 1935 ईस्वी में इसकी खोज की गई है, और ये भी प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे जो मिला है, खास करके याद रखिएगा, स्त्री सामग्री, जैसे आपके मन के बनाने के कारखाना, लिपस्टिक, पाउडर, ये सब जो मिला है वो चौहंद्रो से मिले हैं। ये अब कहाँ पे है? तो सिंध पाकिस्तान में है। लिपस्टिक, पाउडर, मन के क्या होते हैं? तो छोटे छोटे पत्थरों या जो भी हैं आभूषण बनाने के लिए मन के उद्योग थे, ठीक है। ये छोटे छोटे जो भी है आभूषण बनाए जाते थे, मन के पत्थर का यूज करके यहाँ आभूषण बनाए जाते थे, ठीक है। लिपस्टिक है, अभी भी है, पाउडर है, काजल है, ये सब यहाँ पे मिले हैं। तो स्त्री सामग्री जो प्रसाधन है, ठीक है, सजाने का, वो सब यहाँ पे मिला था, तो ये याद रखना है। उसके बाद है लोथल। लोथल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोथल अभी वर्तमान भारत में पाया गया है, यानी भारत में ही है, सॉरी, ठीक है। तो लोथल गुजरात भारत में है, ठीक है। और ये उस समय का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां से अन्य देशों में जो है भारत से सामग्री को निर्यात किया जाता था, यानी व्यापार के दृष्टिकोण से लोथल एक महत्वपूर्ण स्थल है। वर्तमान क्षेत्र अहमदाबाद गुजरात। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। 1955 में पहली बार हुआ, फिर दोबारा 1962 ईस्वी में खोजा गया, यानी उसकी खुदाई हुई और भी उसका विस्तार हुआ। प्रमुख नदी भोगवा, ये कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है या बंदरगाह है? तो भोगवा नदी। विशेषता क्या साक्ष्य मिले? तो ये देखना है। विशेषता में आपके गोदीबारा, जहां पे बंदरगाह होता है, जहां पे नाव जो है बड़े बड़े जहाज आकर लगते हैं। उसके बाद है हाथी दांत मिले हैं। अग्निवेदिका, जहां पे यज्ञ हवन होता होगा। दिशा मापक यंत्र मिले हैं। घोड़े की मृण्ड मूर्तियां, यानी मृण्ड मूर्ति मतलब मिट्टी के मूर्ति, ठीक है। तो घोड़े की मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां वहां पे लोथल में मिली है। तो यहां से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे है, और या पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे, तो लोथल याद रखना है, ठीक है। इससे ज्यादा आज तक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया। या वर्तमान में कहाँ है, बस ये याद रखें कि अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। अब है नेक्स्ट कालीबंगा। कालीबंगा देखिए वर्तमान क्षेत्र जो है हनुमानगढ़ राजस्थान, राजस्थान याद रखिए। कालीबंगा कहाँ है, और इसका कालीबंगा नाम काली चूड़ियों के कारण पड़ा। यहाँ पे काली चूड़ियां मिली, इसलिए इसका नाम जो है कालीबंगा रखा गया, काली चूड़ियों के कारण, ठीक है। इसका खोज अमलानंद घोष ने किया था 1953 और 1960 ईस्वी में, ठीक है।
2 बार खुदाई हो चुका है। और यह जो है घग्गर नदी किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? कालीबंगा घग्गर नदी। विशेषता जो कि साक्ष्य मिले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और यहाँ पे भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां मिली है। अग्नि और हवन कुंड भी यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो कालीबंगा आपको 2 क्वेश्चन बार बार पूछता है। एक तो कहाँ है? राजस्थान में है। किस कारण से? तो काली चूड़ियों के कारण से कालीबंगा नाम है। और क्या चीज के साक्ष्य मिले हैं? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट आप देखिए धौलावीरा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। कक्षकारण एक गुजरात में जगह है। कक्षकारण जो आप भारत के मैप में जो देखते होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कक्षकारण पाया जाता है, यहाँ पे है। ठीक है, तो कक्षकारण में गुजरात में यह जो है धौलावीरा जगह है। और उत्खननकर्ता RS विष्ट थे। 1990 में इसकी खुदाई हुई है, 91 में, 90-91 में। और प्रमुख नदी मनहर मानसर नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता जल निकासी प्रणाली। इस शहर में जल निकासी प्रणाली बहुत ही बेहतरीन थी। ठीक है, घर में नालियां बनाई गई थी और जगह जगह जो है जलकुंड भी मिले थे। ठीक है, उसके बाद एक और विशेषता थी कि सिंधु घाटी सभ्यता जनरली 2 भागों में बटा हुआ था, एक पश्चिम दूसरा पूर्वी। ठीक है, पश्चिम में प्रशासनिक इकाई या जो भी व्यापारी वर्ग के लोग रहते थे और जन सामान्य लोग रहते थे पूर्वी भाग में। ठीक है, जन सामान्य लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है 3 भाग मिला है। ठीक है, तो इसलिए भी धौलावीरा के बारे में पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन ऐसा स्थल है जो कि 3 भागों में बटा था? और सबसे बड़ी बात है कि किला बंद भी किया गया था। ठीक है, तो किला बंद प्रशासनिक इकाई अपने हिसाब से किला बंद करती थी सुरक्षा की दृष्टि से। तो मेन जो है प्रशासनिक इकाई तो हर एक सिंधु स्थल में किला बंद थे लगभग, लेकिन कहीं कहीं तीनों पार्ट को भी किला बंद किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है शहर 3 भाग में, धौलावीरा जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। बनावली, इसके बारे में बस सिंपल सा क्वेश्चन, मिट्टी का हल जो मिला है कहाँ मिला है? तो बनावली में मिला है। और ये हरियाणा, वर्तमान हिसार जिला हरियाणा में आता है, वहीं पे है। उत्खननकर्ता RS विष्ट है। 1973 में इसकी खोज की गई है। और प्रमुख नदी सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। अभी वर्तमान में ये नदी नहीं है। ठीक है, सूख चुकी है। उसके बाद इसकी विशेषता साक्ष्य क्या है? मिट्टी का हल, खिलौना, जौ के दाने एवं मुहरे भी कई प्रकार के थे। आयताकार थे, वर्गाकार थे, सॉरी ये वर्गाकार हो गया, ये आपका आयताकार और बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार भी आपके जो है मोहरे हुआ करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से कई प्रकार के मोहरे वहां पे मिली है बनावली से। ठीक है, तो उत्खनन करता कौन थे? RS विष्ट। कहां पे है? हरियाणा में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिट्टी का हल। मिट्टी का हल, तो ये कोई मिट्टी का हल से जुताई नहीं होती थी, खिलौना था, यानी ये सबूत था कि लोग खेती में हल का प्रयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए अन्य शहर में कोट दीजी जो कि सिंध पाकिस्तान में है, वहां पे चित्रित मृदभांड मिले हैं। यानी जो मिट्टी का बर्तन था वो चित्रित था। ऐसे ब्लैक कलर के, रेड कलर के, इस टाइप के बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, लेकिन चित्रित जो है, चित्रित मृदभांड जो है कोट दीजी से ही मिला, जिसपे तरह तरह के चित्र बनाए गए थे। मातृ देवी की मूर्तियां यहां मिली हैं। कांसे की अंगूठियां मिली है कोट दीजी से। सुरकोटदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा है। घोड़े की हड्डी या घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से मिले हैं? तो सुरकोटदा, ये अभी पाकिस्तान। ठीक है, और कुछ कच्छ गुजरात यहां लिखा हुआ है। ठीक है, सुरकोटदा। कलश यहां मिले हैं। समाधान, कई विधियां थी समाधान की, आगे बताएंगे। घोड़े की हड्डियां यहां मिली है सुरकोटदा में। ठीक है, अब है मांडा आप जम्मू कश्मीर में है, यहां से ब्लेड मिला है। जम्मू कश्मीर से क्या मिला है? ब्लेड मिला है। ब्लेड जो हम यूज करते हैं वो ब्लेड तो अभी वर्तमान का ब्लेड है, लेकिन पहले जो ब्लेड यानी जिसका धार होगा, पत्थर के बनाए जाते थे या धातु के भी होंगे, पतले से पत्थर, ब्लेड उस टाइप का बना हुआ मिला है। कहां से मिला है? तो मांडा से मिला है। ठीक है, अब देखिए काल निर्धारण के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण जो है किस प्रकार से हुआ है? तो इसका सर्वमान्य काल जो है
कब से कब तक है? रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। विशेषता नगर योजना के लिए यह सभ्यता जानी जाती है। खास लोग जो थे वो पश्चिम वाले भाग में रहते थे और वो दुर्गीकृत जो था, दुर्गीकृत पार्ट में रहते थे, यानी चारों ओर से दुर्ग था, बना हुआ था, घेराबंदी किया हुआ रहता था। नीचे वाले पार्ट में जो है जन समान आम लोग रहते थे। ऊपरी टीला और निचला टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए शासक वर्ग के लोग ऊपर में रहते थे, ऊपरी टीला में रहते थे, और निचले टीला में जो है आम लोग रहते थे। ये चीज लिखा हुआ है। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ लिंक दिया गया है नीचे में, आप वहां से लोड कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे साइट पे www.competitionhub.org.in पे जाकर के competitionhub.org.in पे जाकर के आप ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। अब है अपवाद में, यहाँ पे जनरली शहर 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन धौलावीरा शहर अपवाद के रूप में 3 पार्टों में बटा हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है। अब है किलाबंदी। तो किलाबंदी तो किया गया ही था। सड़कें और नालियां भी इसकी प्रमुख विशेषता है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। जैसे ये अगर पूरा प्लॉट है तो सड़कें इस तरीका से बनाई गई थी कि एक दूसरे को समकोण पे काट रही थी। ठीक है, और नगर अनेक खंडों में विभक्त था, यानी व्यवस्थित नगर था। जो सड़क के किनारे नीचे में जो नालियां बनाई गई थी गंदगी को पास करने के लिए, उसमें जगह जगह सोख्ता बनाए गए थे। सोख्ता में पक्की ईंट और चूना जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। ऊपर से छोटे छोटे पत्थर के जो थे ढक्कन से, ये पत्थर के ढक्कन से ढकी रहती थी। तो ये विशेषता है कि गंदगी निकालने का उत्तम व्यवस्था था। ये सिंधु घाटी की विशेषता में अगर मेंस राइटिंग में पूछता है, जो लोग बीपीएससी प्रॉपर देते हैं, तो वहाँ मेंस राइटिंग में ये सब विशेषता को उसमें लिख सकते हैं। अगर आप मेंस की भी तैयारी करते हैं तो हमारे नोट्स आपके लिए सफिशिएंट हैं और आप उस नोट्स का प्रयोग मेंस राइटिंग में भी अच्छे से कर सकते हैं। और आपके लिए पीडीएफ जो है वो हमारे साइट पे अवेलेबल है। अब देखिए आवास की क्या खासियत है। तो उपयोगितावादी दृष्टि से क्या थे? एक मंजिला था, 2 मंजिला था, या बहुमंजिले भी कहीं कहीं मिले। पक्की ईंट का व्यापक प्रयोग किया गया है। पत्थर का प्रयोग बस नालियों को ढकने में किया गया, बहुत कम, ना के बराबर। घर में रसोई का भी व्यवस्था था, आंगन भी थी, स्नानागार भी मिले हैं, शौचालय की भी व्यवस्था थी उस समय में, वो बहुत बड़ी बात है। लकड़ी के सहतीर एवं बीम पर छतों की ढलाई भी की जाती थी। ये भी खासियत है, चूंकि पक्के मकान थे और 2 मंजिले मकान थे, तो स्वाभाविक है कि पहले मंजिले को वहां पे बीम की ढलाई हुई होगी। घरों के दरवाजे, एक और विशेषता क्या है कि घरों के दरवाजे सड़क, जैसे मान के चलिए तो सड़क के साइड ना खुल करके सड़क के बैक साइड में खुलता था। यानी अगर ये सड़क है तो इधर दरवाजा नहीं होगा, बल्कि पीछे वाले गली में होगा। जो मेन सड़क से जुड़ी हुई गली थी उसमें दरवाजा रहता था। मेन सड़क में जो है लोगों का खिड़की या दरवाजा नहीं होता था, ऐसा माना जाता है। वो राहगीरों के नज़र से बचने के लिए या अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वो लोग इस प्रकार से व्यवस्था किए थे कि बाहर के लोग अंदर में रह रहे लोगों को देख ना सकें। ठीक है, इसलिए ना ही रास्ता उन्होंने दिया सामने फ्रंट पे और ना ही खिड़कियां दी। ठीक है, अब है नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कृषि। हड़प्पा अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी? तो सबसे पहले हड़प्पा अर्थव्यवस्था में हम पढ़ेंगे कृषि, क्योंकि यह सभ्यता ऐसे व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। लोग व्यवसाय पे ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि कृषि नहीं थी। कृषि थी तभी तो व्यवसाय था। कृषि के तहत ये लोग कपास की खेती करते थे और कपास का व्यापार करते थे, और सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा हड़प्पा में सूती वस्त्र के उद्योग मिले थे। ठीक है, तो देखिए फसल में ऐसे 9 प्रकार की फसलें, रबी फसल मुख्य रूप से जैसे गेहूं, जौ, चावल, रागी, मटर, सरसों, दलहन, तरबूज, कपास आदि की खेती ये लोग करते थे। ठीक है, कपास मुख्य वाणिज्यिक फसल था। हल का प्रयोग, लकड़ी के हल का ये लोग प्रयोग करते थे, या कहीं कहीं डंडे द्वारा खुदाई कर छिटका विधि, क्योंकि नदियों के किनारे ही खेती होती थी तो अपना पानी ला करके छीट करके करते थे। सिंचाई मुख्यतः प्राकृतिक स्रोत ही हुआ करता था, क्योंकि उस समय नलकूप या जो है व्यवस्था नहीं था,
तो वर्षा या नदी पे डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है, कृत्रिम कहीं कहीं जैसे सुरत गई जगह है वहां पे नहर निर्माण के कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन जनरली सभी शहर में ऐसा नहीं था। धौलावीरा में जलकुंड तालाब के साक्ष्य दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो ये माना जाता है कि धौलावीरा में जलकुंड और तालाब की उत्तम व्यवस्था थी, यानी जल व्यवस्था जो है, जल के लिए अच्छा व्यवस्था धौलावीरा में किया गया था। पशुपालन में बैल, बकरी, भेड़, ऊंट आदि को पालते थे। जनरली बैल उस समय का जो है पवित्र पशु भी माना जाता है। घोड़े का ज्ञान इनको नहीं था। पशुपालन में किनका ज्ञान नहीं था? तो घोड़े का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था। यह महत्वपूर्ण चीज है। अब है शिल्प उद्योग। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा आदि का व्यवसाय ये लोग करते थे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहां लोहे का ज्ञान सिंधु वासियों को नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोहे का ज्ञान कब लोगों को हुआ? तो 1000 ईस्वी पूर्व में, और वो समय था उत्तर वैदिक काल। क्या था? उत्तर वैदिक काल। तब लोगों को लोहे का ज्ञान हुआ। सूती वस्त्र उद्योग प्रधान उद्योग था, हमने पहले ही बताया। हड़प्पा में सूती वस्त्र उद्योग बहुत सारे थे। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, आलमगीरपुर से सूती वस्त्र उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। मनका, वही पत्थर के छोटे छोटे आभूषण, सोना, चांदी, शेलखड़ी, शंख, पक्की कीमती पत्थरों के बने होते थे। ठीक है, तो मनका सोना के भी बन सकते हैं, शेलखड़ी के भी बनाए जा सकते हैं, शंख के भी हो सकते हैं। ठीक है, और कीमती पत्थरों के भी हो सकते हैं। मोहर देखिए, मोहर जो अभी भी हम लोग यूज करते हैं, मोहर शेलखड़ी की बनी होती थी। ये याद रखिएगा, क्या चीज की बनी थी? शेलखड़ी। आकार वर्गाकार या आयताकार, गोलाकार कहां पे मिला है? फारस में क्या मिला है? गोलाकार। और बेलनाकार मेसोपोटामिया से मिला है, वो बेलनाकार मिला है मोहर। यानी कहने का अर्थ है जहां से इनका व्यापार होता था, जहां मेसोपोटामिया से होता था, वहां बेलनाकार मेसोपोटामिया के मोहर मिले हैं। जहां फारस से होता था तो फारस के गोलाकार मिले हैं। तो इस प्रकार से मोहरें आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, बेलनाकार सभी प्रकार के थे। अन्य उद्योग में जैसे है काले और लाल रंग दोनों प्रकार के मृदभांड वहां पे मिले हैं। ईंट उद्योग प्रमुख रूप से था, चूंकि सब मकान पक्के ईंट के बने हुए थे, और रेशियो सबका एक जैसा था, 4:2:1, यानी 4 लंबा, ठीक है, 2 चौड़ा, 1 इंच ऊंचा। ठीक है, तो ये अनुपात सबका था ईंट का। पत्थर उद्योग भी कहीं कहीं दिखाई दिए, और घरेलू उद्योग में चटाई बुनाई उद्योग भी उस समय थे। ठीक है, तो शिल्प उद्योग में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब है आंतरिक व्यापार भी 2 प्रकार से थे। एक आंतरिक, जो कि विभिन्न हड़प्पाई स्थल जो भी शहर थे, जैसे मेसोपोटामिया है, चौहंद्रो है, नहीं उसके बाद आलमगीरपुर है, तो बहुत सारे जो आपस में शहर थे, कालीबंगा है, इन सब के बीच में होते थे, उसको हम आंतरिक व्यापार कहते हैं। और बाह्य व्यापार खास करके मेसोपोटामिया, ठीक है, जो दजला फरात नदी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहां से जो व्यापार होता था उसको एक्सटर्नल यानी बाह्य व्यापार के अंतर्गत हम लोग इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे यातायात के साधन में देख लीजिए, मेन रूप से बैलगाड़ियां थी, जल मार्ग में नाव था। मोहनजोदड़ो से मिट्टी के नाव का खिलौना मिला है। इसका मतलब है कि उस समय लोग नाव बना लिए थे और नाव से व्यापार हो रहा था। अब है आयात एवं निर्यात, क्या चीज का होता था? तो हम लोग क्या उस समय जो है सिंधु घाटी के लोग क्या खरीदते थे? तो बिटुमिनस, जो कि कोयला का एक प्रकार है, ईरान से आता था। चांदी ईरान एवं अफगानिस्तान से आते थे। सोना ईरान एवं कोलार की खान से आता था। तांबा खेतरी की खान जो कि राजस्थान में है वहां से आता था। और यहां से निर्यात क्या होते थे? तो हाथी दांत की बनी वस्तुएं, कीमती पत्थरों के मन के, पशु पक्षी, काली लकड़ी, सूती वस्त्र। काली लकड़ी कहिएगा तो ये घर में बनाने में इसका यूज होता था, काली लकड़ी का। सूती वस्त्र, तांबे की बनी वस्तु और अनाज यहां से निर्यात किए जाते थे। तो ये सबको याद रखना है। हाथी दांत की बनी वस्तुएं भारत से जो है सिंधु के अन्य जो स्थल जुड़े थे, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग यहां से खरीद करके ले जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आयात निर्यात भी आपने देखा। उस समय का महत्वपूर्ण बंदरगाह आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहां पे जुड़ा हुआ था। ठीक है, सुतकांगेडोर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के एकदम छोर पे है। उसके बाद आप देख रहे होंगे सुतकाको है, बालाकोट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो है अल्लाह डीनो है। इस प्रकार से आप देखते होंगे कि गुजरात का जो है
अल्लाडीनो, नागेश्वर, प्रभास पाटन, लोथल, ये सब भारत में है। लोथल, भगत राव महाराष्ट्र में है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ये सारे बंदरगाह थे जिस माध्यम से जो है आयात निर्यात किया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, लिपि के बारे में जानेंगे। तो लिपि आज तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन कहा जाता है ये भाव चित्रात्मक लिपि थी यहाँ की। और ये लिपियां जो है सबसे विशेषता क्या है कि एक इंड से शुरू हुआ, जैसे इंड हुआ तो फिर आप जो है आगे से पीछे से शुरुआत होता था। ठीक है, जैसे अगर ये लाइन है तो लिखना शुरू कीजिएगा ABCD, तो फिर EFG, ऐसे इस तरीका से HI, फिर I, यहाँ अगर लाइन खत्म है JK, इस तरीका से होता था। इसको बेस्टोफेंडम कहते हैं। ठीक है, इसमें कुल 375 से 400 के करीब अक्षर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कितने अक्षर थे हड़प्पाई लिपि में, तो 375 से 400। और ये भाव चित्रात्मक हैं, यानी आज तक इसको पढ़ा नहीं गया है। खास करके मछली आकृति उसमें बहुत ज़्यादा मिला है, मछली आकृति का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। आज तक पढ़ा नहीं गया है, अगर पढ़ा जाएगा तो आपको और भी सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल हो सकती है। माप तौल से ये लोग परिचित थे, चूंकि जगह जगह तौलने के लिए तराजू मिले, बटखरों का प्रयोग ये लोग करते थे। पूरी सभ्यता में जो बाट है वो उसमें एक रूपता पाई गई है। 16 गुने 16 के गुणज में है, जैसे 2 4 8 16 32, इस प्रकार से ये बाट का प्रयोग करते थे। 2 गुना 4 8 16 32, इस प्रकार से 16 के गुणज में इसका प्रयोग किया जा रहा था। तो यानी माप तौल से ये लोग परिचित थे, यानी ये लोग अंक गणित से भी परिचित होंगे। अब है हड़प्पाई समाज कितने भागों में बटा हुआ था। हड़प्पाई समाज 4 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहला वर्ग योद्धा था, दूसरा विद्वान, तीसरा व्यापारी, चौथा श्रमजीवी। स्वरूप मातृसत्तात्मक था। समाज क्या था? मातृसत्तात्मक था। जैसे अभी का आपका भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है, उस समय मातृसत्तात्मक था। समाज में माता का जो है महत्व ज्यादा था, मातृसत्तात्मक। ठीक है, अब है चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर जो निर्जातीय तत्व पाए गए हैं, यानी कितने प्रकार के कौन कौन से नस्ल कह सकते हैं कि किस नस्ल के लोग थे। तो भूमध्य सागरीय भी थे, अल्पाइन भी थे, प्रोटो भी थे, मंगोलाइड भी थे। ठीक है, अब इसमें क्या अंतर होता है? देखिए, मंगोलाइड खास करके पहाड़ी एरिया के लोग, जैसे आप देखते होंगे असम नागालैंड के लोग या नेपाल के लोग रहते हैं, वो मंगोलाइड होता है, कलर का रंग पीला होता है, नाक थोड़ा चिपटा होता है, इस टाइप से रहेगा। प्रोटोएस्टोलाइड जो आदिवासी जनजातीय लोग हैं वो भूमध्य सागरीय, थोड़ा रंग में साफ होंगे, लंबे होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी प्रजाति के लोग वहाँ पे मौजूद थे, मानव सभी प्रजाति के यहाँ पे पाए जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद मनोरंजन के रूप में शतरंज हो गया, पासे का खेल खेलना, शिकार करना, मछली मारना, ये उनके मनोरंजन का साधन था। सौंदर्य प्रसाधन एवं आभूषण में भी उनकी रुचि थी, तभी तो चौहंदरों से आपके लिपस्टिक और काजल और जो है बहुत सारे श्रृंगार प्रसाधन के सामान मिले हैं। ठीक है, श्रृंगार बॉक्स भी मिला था। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के यहाँ पे भोजन करते थे। 3 प्रकार की मृतक संस्कार प्रणालियां थी। एक पूर्ण समाधान, यानी पूर्ण रूप से जमीन के अंदर गाड़ देना। दूसरा आग में जलाना व्यक्ति को, यानी दाह संस्कार उसको बोलते हैं। तीसरा आंशिक समाधान, यानी जला करके कुछ अवशेष को जो है मिट्टी के अंदर गाड़ देते थे। ठीक है, तो इसको आंशिक समाधान भी कहते हैं। अब है संस्कृति के रूप में। आप देखिए, संस्कृति के अंतर्गत हम लोग खास करके धार्मिक पहलू को पढ़ते हैं। तो संस्कृत हड़प्पाई धर्म, मातृ देवी की उपासना पहले बता दिया। शिव की उपासना, यानी जो उस समय देवता है पूषण नामक देवता, या पशुपतिनाथ कह सकते हैं, पशुपतिनाथ। तो ये मोहरों पे मिली है आकृति पशुपतिनाथ का, यानी शिव की उपासना ये लोग करते थे, जिसमें एक देवता है जिनके चारों ओर जो है जानवर के चित्र बनाए गए हैं, जो मोहर पे मिला है। इससे पता चलता है कि ये लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। लिंग एवं योनि की पूजा के भी संकेत मिले हैं, शिवलिंग वहीं से आया है। सामूहिक स्नानागार मिला, आप देख सकते हैं, ये जो है आपके सामूहिक स्नानागार हैं, और ये नॉर्थ में सीढ़ी है, और छोटे छोटे कमरे इसके दोनों साइड बने हुए थे, जिसमें लोग वस्त्र बदलने का या बैठने का या कुछ भी हो तो काम करते होंगे। कुआं से ना इसमें पानी भरा जाता था। ठीक है, और गंदा पानी निकलने के लिए एक अलग से निकासी व्यवस्था की गई थी। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं नॉर्थ और साउथ में दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी। और ये जो है ये आपका जो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 32 होना चाहिए, 32 × 23 × 8 ये फुट का है, ठीक है। 32, 23 और 8 फुट के अप्रॉक्स ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिली है। कुबर वाला बैल जो कि वास्तविक देवता के रूप में पूजा जाता था, वास्तविक जानवर है ये कुबर वाला बैल। एक काल्पनिक जानवर आप मोहनजोदड़ो मूवी देखेंगे उसमें भी दिखाया गया है, एक श्रृंगी पशु, यानी एक ऐसा पशु जिसके पास मात्र एक ही सिंग है, सर पे क्या है, एक ही सिंग है, उस पशु को काल्पनिक पशु के रूप में माना गया है। और भूत प्रेत में, जादू टोना में ये लोग विश्वास करते थे, ठीक है। योग में भी विश्वास था, चूंकि कई जगह मूर्ति मिला है वो योगासन अवस्था में है। वृक्ष पूजा में पीपल, बरगद, नीम आदि की पूजा करते थे। जो स्वास्तिक चिन्ह का है वो सबसे पहले हड़प्पा में ही मिला है, जो कि सूर्य का चिन्ह होता है स्वास्तिक, ठीक है। और इसका प्रयोग हड़प्पावासी सर्वप्रथम किए थे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। और ये जर्मनी के झंडे में भी, हिटलर के समय में जर्मनी के झंडे में आपको स्वास्तिक चिन्ह था। अग्निवेदी का प्रयोग जो है कालीबंगा में किया करते थे लोग, तो वहां से मिला है। तो सांस्कृतिक जो जीवन है उनका, संस्कृति, वो आपने पढ़ा। अब है विज्ञान प्रौद्योगिकी, उनको अंकगणित का ज्ञान था, ज्यामिति से परिचित थे, दशमलव का भी ज्ञान था, तभी तो तराजू के बटखारे 16 के गुणज में थे। खगोल विज्ञान, धातु एवं रसायन विज्ञान का विकास हो चुका था। चिकित्सा शास्त्र का भी विकास हो चुका था। जो नरकंकाल मिले तो उसमें कई जगह जो है मस्तिष्क में छिद्र करके हो सकता है पागल या लोगों को सही करने का प्रयास किया गया था। तो चिकित्सा विकास भी हो चुका था बहुत हद तक। राजनीतिक संगठन को देखिए, स्पष्ट अभी तक जानकारी का अभाव है, स्पष्ट रूप से नहीं पता चला। विद्वानों का मानना है कि हंटर जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार है, उन्होंने बोला जनतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी जनता के द्वारा चुने गए शासक वर्ग के लोग शासन करते थे। व्हीलर मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक एवं धर्म की महत्ता को स्वीकार किया है। स्टुअर्ट पिगट पुरोहितों का शासन, जो पंडित थे उनका शासन था, ये मानते हैं स्टुअर्ट पिगट। मैके मानते हैं प्रतिनिधि शासन, यानी जो प्रतिनिधि चुन के जाते थे उनका शासन होता था। लेकिन सबसे अच्छा विचार, लोकप्रिय विचार बना है व्यापारियों का शासन। चूंकि ये लोग ज्यादा व्यापारी वर्ग के थे और व्यापार से जुड़े हुए थे, इसलिए इसको लोकप्रिय बना दिया गया है। व्यापारियों का शासन इनका मानना है, ठीक है। उसके बाद है यहां पे आर्यों की उत्पत्ति। अन्य सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे कि आर्य से उत्पत्ति का सिद्धांत जो दिए हैं कि मतलब आर्य से उत्पत्ति का सिद्धांत यहां पर दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति आर्यों से हुई है। ऐसा प्रमुख प्रतिपादक लक्ष्मण स्वरूप सहाय रामचंद्रन के द्वारा दिया गया है। द्रविड़ों से उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादक रखालदास बनर्जी देवी देवताओं की समानता के आधार पर उन्होंने बोला है कि ये द्रविड़ से उत्पत्ति है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। उत्पत्ति का सिद्धांत यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, देसी या विदेशी, इस पर विभिन्न मत दिए गए हैं। उसमें एक पहला विदेशी उत्पत्ति का मत है, दूसरा स्वदेशी का मत है। विदेशी मुख्य प्रतिपादक मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, केमर, डीडी कोसाम्बी, उन्होंने बोला कि ये विदेशी उत्पत्ति है और विदेश से आकर के लोग यहाँ पे बसे हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता से विचरण द्वारा ये लोग यहाँ पे आए और अपनी सभ्यता का विकास किया, ऐसा मानना मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, केमर, डीडी कोसाम्बी का है। उसके बाद है दूसरा मत है स्वदेशी उत्पत्ति का मत। प्रमुख प्रतिपादक रोमिला थापर हैं, आलचीन दंपति हैं और अमलानंद घोष हैं। वो बोले हैं कि नहीं, इसका विकास जो है हमारी संस्कृति से ही, राजस्थान की सोथी एवं कालीबंगा, बलूचिस्तान की कुल्ली एवं नाल और सिंध की आमरी एवं कोट दीजी की संस्कृति ही धीरे धीरे यानी ग्रामीण संस्कृति ही धीरे धीरे शहरी संस्कृति में बदल गई और वही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत हैं इनके निर्माण के। अन्य में आर्यों से उत्पत्ति, इसको तो बिल्कुल नहीं मानना, क्योंकि आर्य बाद में आए हैं और आर्य जो है वैदिक सभ्यता के तहत हैं। ठीक है, तो विदेशी और देशी ये यहाँ पे लोग का मानना है। तो कुछ लोग विदेशी उत्पत्ति मानते हैं, कुछ लोग देशी मानते हैं। लेकिन वास्तव में जो नया रिसर्च आया है तो उसके तहत ये बोला गया है कि यह सभ्यता का विकास ग्रामीण सभ्यता से ही
धीरे धीरे जो है शहरी सभ्यता में कन्वर्जन हुआ। यानी राजस्थान की सोथी, कालीबंगा, बलूचिस्तान का कुली और नाल और सिंधु की आमरी एवं कोट दीजी संस्कृति ही आगे चल करके सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश के लोग ही आगे चल करके शहरों में रहने लगे। ठीक है, अब है पतन के सिद्धांत। ये सभ्यता आप देखेंगे कि एक खास टाइम पीरियड 2350 से जो है 1750 ईस्वी के बीच में ये चलती है ये सभ्यता। ठीक है, यानी इसका विनाश हो जाता है। 1750 आते आते ये सभ्यता का क्या हो जाता है, विनाश, पतन हो जाता है। तो कई इतिहासकार अलग अलग कारण बताए हैं। बाढ़ के द्वारा बताया गया कारण जो है, कई इतिहासकारों का मानना बाढ़ द्वारा पतन हो गया, यानी बाढ़ आ गया। तो मार्शल मैके एवं एसआर राव जो बाढ़ को बोलते हैं कि इसका विनाश का कारण था। दूसरा कारण नदियों का सूख जाना है। डीपी अग्रवाल, एएन घोष, पी शुद्ध ये बोलते हैं। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, एमएस वत्स ये बोलते हैं कि नदियों ने मार्ग परिवर्तन किया, शहर डूब गए। जॉर्ज वेल्स, तत्कालिक हलचल यानी भूकंप, आरएस राइस, एमए साहनी बोलते हैं। मलेरिया महामारी, कैनेडी। नए रिसर्च में एक ये आया है कि जब उनके हड्डियों पे रिसर्च किया गया तो कहा गया कि वो लोग महामारी से गुजर रहे थे और उनके हड्डियों में प्रोटोजोआ संबंधित कोई बीमारी है, जैसे मलेरिया होता है उसी टाइप का कोई बीमारी से ये लोग ग्रसित थे और ये लोग मर गए या विनाश हो गया। छठा है आर्य का आक्रमण। मार्टिवर, व्हीलर और गार्डन चाइल्ड बोलते हैं कि आर्य आए और इन्होंने जो है सिंधु जो सभ्यता थी, व्यापारियों की सभ्यता थी, उसको विनाश कर दिया, खत्म कर दिया। प्रशासनिक गिरावट, ये भी माना जाता है कि सेंट्रल पावर जब कमजोर हुआ तो जो शहर में जो गांव से अनाज आते थे, जिसका जो लोग भरण पोषण होता था, वो गांव से आना बंद हो गया। धीरे धीरे ये भी सभ्यता शहर से पलायन करके गांव में सभ्यता चली गई। ये प्रशासनिक व्यापार में गिरावट का सूचक है। जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक असंतुलन, फेयर सर्विस एंड गुरुदीप सिंह बोले, उन्होंने रिसर्च किया और पेड़ पौधों में देखा कि जो उसमें जल की मात्रा होनी चाहिए थी वो बाद के काल में नहीं मिल रहा है, यानी वहां पे सुखाड़ की स्थिति होगी, ऐसा मानना फेयर सर्विस एवं गुरुदीप सिंह का है। तो वो बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि उस समय ना ही उतना पॉल्यूशन था, ना ही कुछ ऐसा ये था, तो अभी के तरह इंडस्ट्रीज भी नहीं थे, तो फिर जलवायु परिवर्तन भी एक कारण नहीं रहा होगा। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं इसके कई कारण हो सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। चूंकि सिंधु घाटी के क्षेत्र में हो सकता है बाढ़ आया होगा, लेकिन कालीबंगा राजस्थान में वहां तो बाढ़ नहीं आया होगा, वहां हो सकता है सुखाड़ पड़े होंगे। तो कई कारणों से सबसे ज्यादा ये हम मान सकते हैं ये आपका प्रशासनिक गिरावट, यानी जब सेंट्रल शक्ति कमजोर हुई तो धीरे धीरे ये शहरी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में कन्वर्ट हो गई होगी। ये सबसे ज्यादा यहाँ माना जाता है, लेकिन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा मेरे बातों को सुनिए, उसके बाद जा करके आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट है उसको बनाइए। ठीक है, और इसी को मेंस में जब हम लिखते हैं तो इसी को डिस्क्राइब कर देते हैं, पॉइंट्स यही रहता है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे साइट पे जाकर के विजिट कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपकी तैयारी पक्की होगी और आप सफलता की उस ऊंचाई को छू सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।